बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, हम तुर्की के बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। मैं 7-8 साल में कई बार तुर्की गया मुख्तलिफ़ वजूहात से। उसमें बाज़ जो थी वो ह्यूमैनिटेरियन कुछ सर्विस थी, अल ख़िदमत के एक वॉलंटियर की हैसियत से भी मैं वहाँ गया और दीगर चीज़ों को तुर्की के मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र करके और ऑब्ज़र्व किया। तुर्की का मामला ये है कि तुर्क कौम एक ट्रांजिशन फ़ेज़ से गुज़र रही है। ये फ़ेज़ कई साल पहले शुरू हो गया था। नजमुद्दीन अरबकान की जो पूरी स्ट्रगल है उसके नतीजे में तब्दीली वहाँ पे आना शुरू हो गई थी और ये साल साल का सफ़र कई दहाइयाँ इसमें गुज़र गई। लेकिन पिछले 15 साल ये जो रेट ऑफ चेंज है वहाँ के माशरे में वो कुछ हर साल आपको कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है और वो मैं बताऊँगा कि वो क्या तब्दीली है, वो क्या चेंज है जिसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो कौमों की ट्रांजिशन का जो वक्त होता है वो कोई मुख्तसर वक्त नहीं होता, उसमें डेकेड्स लग जाते हैं, जैसा कि तुर्क कौम के साथ हुआ जो 90s में शुरू होने वाले बल्कि उससे भी पहले शुरू हो गई थी। वो जो एक मूवमेंट थी वो आस्ते आस्ते अपने मुख्तलिफ़ फेजेस से गुजरते हुए आज हमारे सामने मौजूद है। तो मुझे इसको काफ़ी अच्छी तरह देखने का मौका मिला और इस ट्रांजिशन को मैंने ऑब्ज़र्व किया अपनी निगाहों में। बड़ी तब्दीलियाँ मेरे सामने वहाँ पे उस माशरे में हुई जिनका कुछ का जिक्र मैं आपसे करूँगा। इस एक्सपीरियंस को समझना जानना बहुत अहम है। एक तो तमाम मुस्लिम नेशंस को और दूसरे इस दुनिया की जो तरक्की पजीर अक़वाम हैं उनके लिए इस मॉडल में और इस एक्सपीरियंस में, टर्किश एक्सपीरियंस में बहुत कुछ है। लिहाज से हमने इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखें जो शायद उस माशरे से जो लोग ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हो उनके जहन में अगर कोई इबहम है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए और बिल्कुल रैशनल अंदाज में हम ये तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे कि उसमें अगर कोई कमज़ोरी हमें नज़र आएगी तो उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो कराएंगे और दीगर मामलात में भी। लेकिन ये बहुत अहम एक्सपीरियंस है कि जिसके बारे में हमें जानते रहना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, न्यूज़ को भी फॉलो करना चाहिए और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की भी हैं। तो ज़ाहिर है कि हमारा माशरा कुछ उससे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ़ अक़वाम की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके हिसाब से एग्जैक्टली जो सेम प्रोसेस तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। फ़र्क क्या है? अब तुर्की को अगर हम मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी कौम से कंपेयर कर लें तो तुर्की के अंदर एक स्टैटिस्टिक आपको दे दूं तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तुर्की में ख़वानदगी की जो शरह है वो 95.6% है, जो अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका में 89% है और पाकिस्तान में कितनी है? 59%। तो हम अभी ये कंपैरिजन मुनासिब नहीं होगा बहुत सी वजूहात पे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें उनसे हम सीख सकते हैं। फिर एक और जो फ़र्क है उनके में ये है कि उनको कई बरस तक और कई दहाइयों तक बल्कि तकरीबन एक सदी से ज़्यादा एक प्रोग्राम के तहत एक और नहज पे चलाया गया उस कौम को और वो नहज थी अपने माजी से एक डिस्कनेक्ट और अपने विरसे से एक बेताल्लुकी के साथ इस्लाम से एक तरह का समझें कि अपना इस्लामी विरसा जो है उससे उनको बिल्कुल अलग करके और एक नए अंदाज से उसको उठाया गया फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन अब वो जो रिवाइवल शुरू हुआ है पिछली 3 दिहाइयों से, उसका असर अब हमें देखने को मिल रहा है। इसमें एक तो ख़वानदगी की शरह के हिसाब से मैंने आपको बात की, दूसरी बात जो है मैं वो ये है कि तुर्की यानी 100 साल के अरसे से कुछ पहले ये एक दुनिया की बड़ी ताकत थी, दुनिया का एक अहम मुल्क हुआ करता था और ऐसी पोजीशन के ऊपर कोई हमारे इस्लामी ममालिक में से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है और एक यूरोप का एक बहुत अहम मुल्क था, बल्कि दुनिया का एक अहम मुल्क था और अभी तक उसकी अहमियत को तस्लीम किया जाता है। इस आज की जो बड़ी ताकतें हैं वो भी इसको तस्लीम करती हैं और इसी हिसाब से उनसे गुफ्तगू करती हैं। तो हमारा इस हिसाब से भी ज़रा सा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल जैसे हमने कहा कि हर एक्सपीरियंस में और ख़ास तौर पे क्योंकि उनका जो इस्लामिक रिवाइवल का एक्सपीरियंस है उससे हमें लर्न करने की और सीखने की बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तुर्की में जो हालिया जो वाक़यात हुए हैं उनके तनाजुर में भी हम कुछ चीज़ों को अगर देख लें तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का आपको अंदाज़ा होता रहेगा। एक तो ये कि जैसे मैंने कहा कि एक अहम मुल्क था 100-125 साल पहले,
उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, उनका जो बेसिस था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो मौजूद था। और वो चीज़ें जैसे हमारे जैसे मुल्क में तो अभी हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं हुई जिससे पहले वो लोग जो थे मेन प्रोडक्शन लाइंस उनके पास चीज़ों की मौजूद थी और वो काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज तरह का वो कंट्री था। इस बेस के साथ, इस इंडस्ट्रियल बेस के साथ, इस टेक्नोलॉजिकल बेस के साथ उन्होंने ये अपना सफ़र जो है दोबारा अपने विरसे से अपने को जोड़ने का जब से शुरू किया, क्योंकि उस इंडस्ट्रियल बेस ने उनको वहाँ तक नहीं पहुँचाया जहाँ उन्हें पहुँच जाना चाहिए था। वो हर एतबार से वेस्टर्नाइज होना चाहते थे, वेस्टर्न यूनियन के अंदर भी जाना, यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो उनका पूरा नहीं हुआ वो ख्वाब उनका, और वो किसी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। और ना ही इंडस्ट्रियल और दुनिया के अंदर अपने तिजारती लिहाज से उसकी कोई इतनी बड़ी अहमियत बन सकी उस कंट्री की उस दौर में। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले ख़ास तौर पे ये 10-12 साल का, 15 साल का जो अरसा है, इसमें टर्की ने अपने आप को दुनिया में एज ए इकोनॉमिक पावर भी मनवा लिया है। और ख़ास तौर पे ये जो सीरिया की जंग से पहले, क्योंकि मैं उस ज़माने से वहाँ जा रहा हूँ, उस ज़माने में जो हालत थी टर्की की कि पूरा यूरोप नीचे जा रहा था फाइनेंशियली, इकोनॉमिक लिहाज से, लेकिन टर्की वाज ग्रोइंग। तो वो सब लोग खुश भी थे और तारीफ़ भी करते थे। खुश तो अभी भी हैं मुख्तलिफ़ वजूहात से, लेकिन वो दौर, वो जो शुरू का दौर था तैयब अर्दोगान के आने के बाद, उसमें बहुत तरक्की हुई और उन्होंने अपनी जो मार्केट्स थी उसको फैला लिया। अब अगर मैं कई ऐसे ममालिक में गया हूँ कि जहाँ पे आपको टर्किश प्रोडक्ट्स हर मार्केट्स के अंदर, बाज़ारों में, मॉल्स के अंदर आपको मेजर जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो टर्किश प्रोडक्ट का होता है। इराक़ की आप मार्केट्स देख लें, इराक़ की मार्केट्स के अंदर, हालांकि ईरान इज़ ऑल्सो ऑन नेक्स्ट डोर नेबर, उनके एक मखसूस ताल्लुक़ात भी रहे उनसे काफ़ी अरसे से, और वही एक आउटलेट भी है ईरान के लिए, ईरानी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर मिलती हैं, अच्छी खासी मिलती हैं। लेकिन टर्किश प्रोडक्ट्स ने समझें कि हैज़ टेकन ओवर दैट मार्केट। पूरे इराक़ के अंदर आपको तुर्की की जो मसनूआत हैं वो हर जगह पे आपको मिलेंगी। इंजीनियरिंग मसनूआत से लेके मॉल्स के अंदर छोटी चीज़ें जो हैं वहाँ तक आपको टर्किश मसनूआत जो हैं वो इराक़ के अंदर मौजूद हैं। टर्किश ऑयल कंपनीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने कदम जमा लिए, ना सिर्फ इराक़ में बल्कि कई और ममालिक के अंदर। आजकल लीबिया और मेडिटेरेनियन के अंदर जो मामला चल रहा है उसमें एक ऑयल का बिज़नेस भी दैट इज़ ए फैक्टर। तो इस चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। देखें, एक तो चीज़ ये है कि पहले हम अपनी वो दूसरी बात ख़त्म कर लें। दीगर मार्केट्स के अंदर, मसलन क़तर के अंदर अब आप देख लें, कहा जाता है कि उनकी मार्केट्स भी इससे बड़ी। दीगर ममालिक में, हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। इवन यूरोपियन ममालिक को उनकी मसनूआत जो हैं वो अब जाती हैं अच्छे बड़े पैमाने पे। तो टर्किश जो उनकी इकनॉमी है, इट इज़ ग्रोइंग। और जैसे कहा कि बेस भी मौजूद थी, उसके बाद जो उन्होंने इसको और डेवलप किया, अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाया सीरिया के अंदर। एक मिसहैप ये हो गया कि सीरिया की जंग में शमूलियत के बाद उनको एक थोड़ा सा जो एक धचका लगा, और मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात हैं, नहीं जाना चाहिए था, क्या मजबूरियाँ थी कि वो उस जंग में चले गए, कुर्दों के मामलात हैं, इसमें कोई बहुत से सवालात हैं जो कि उठते हैं। अब आप ये कुर्दों के मामले को लेके देख लें कि शुरू में जब तैयब अर्दोगान साहब की शुरू की जो टेन्योर था उसमें कुर्दों की बड़ी हिमायत इनको हासिल थी और उनको साथ लेकर ये चलते थे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो भी अपना गेम प्ले करती रहती हैं, तो वो जिस वजह से भी हो कि वो काफ़ी देर नहीं चला और वहाँ पे उनको कुछ उस महाज पे मायूसी हुई। और फिर वो क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे सीरिया, इराक़ वगैरह, वहाँ से जो इंसर्जेंट्स हैं, वो PKK और जो इस किस्म की तंजीमें, वो उनको परेशान करती रहती हैं, जिस वजह से उन्होंने शायद इस तनाजुर में भी इराक़ के अंदर और सीरिया के अंदर इन्वॉल्व होने को अपने तरजीह दी। लेकिन वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, जिससे खासा उनकी इकानमी को और दीगर चीज़ों को नुकसान हुआ। फिर अब ये जो लीबिया का मामला है, देखें, एक तो ये है कि आप तुर्की एक मुस्लिम दुनिया की उभरती हुई ताकत है और उसी हिसाब से वो अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। वो रोल इस तरह प्ले कर रहे हैं कि वो उम्मत के एक तरह से खैर खा। बांग्लादेश में मसला होता है, रोहिंगा मुसलमानों के मसाइल होते हैं, कश्मीर का मसला होता है, लीबिया के अंदर जो हालात हैं उसमें वो अपना वज़न जो है वो डालते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के
के हुकूक़ की बहाली के लिए। उन्होंने लिबिया के अंदर जो वहाँ की लेजिटिमेट हुकूमत है, वो हुकूमत जिसको यूएन तस्लीम करता है, उसकी हिमायत में उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सीरिया के अंदर रशियंस और ईरानी ये कहते हैं कि हम तो हुकूमत के बुलाने पे आए हैं, दूसरे लोग तो वैसे ही आ गए। इसी तरह अगर उसको अब लिबिया पर ले जाएं तो वो तो जो उनकी लेजिटिमेट हुकूमत है उसके बुलाने पे ही तुर्की उनकी मदद के लिए गया था, वरना ये जो फ़्रांस और रशिया के और दीगर ममालिक के, उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक के भी नाम आते हैं, तो वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो कि इस हुकूमत को कमज़ोर कर रहे थे, और ट्रिपोली पे तकरीबन वो आ गए थे उस पर कब्ज़ा करने के लिए, करीब तरीन पहुँच गए थे। और वो वहाँ की जो हुकूमत है वो कहती है कि दे रेस्क्यूड अस इन द लास्ट मोमेंट। टर्किश ने उनको वहाँ से हटा दिया। तो उसमें बहरहाल एक तो ये है कि वो मुस्लिम उम्मा के एक अलमबरदार बन गए हैं, जो एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ, जैसे मैंने कहा कि जी फाइनेंशियल मार्केट्स के और तेल की हिसाब से भी उसके मामलात हैं कि मेडिटेरेनियन में तुर्की को तेल की तलाश के सिलसिले में कोई ऐसी पोस्ट चाहिए, कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो अपने कदम जमा सके। ये भी इसका एक पार्ट है। वो अपने देखें जो दो बातें हैं ना कि मुस्लिम उम्मा के अंदर जो कंट्रीज़ अब आ गई हैं, उसमें दो चीज़ें हर जगह हमारे यहाँ भी ये बहस चली जाती है। एक तो उम्मा का कॉन्सेप्ट और दूसरा नेशनलिस्टिक कॉन्सेप्ट। उन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक से अपने आप को काट लें तो दूसरे के ऊपर तरक्की कर सकें। तो क्योंकि ये जो आजकल की जो नेशनल स्टेट्स बन गई हैं, जो कुछ भी मामलात हैं, हमें इसी दुनिया में रहना है और उसमें इस तनाज़ुर में भी चीज़ों को देखना है कि आपके नेशनल जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, और उनको भी एड्रेस करते हुए और उम्मत के मामलात को भी देखते हुए आगे चलना है। तो ये एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, और एक तरह से तकरीबन कमोबेश एक बैलेंस अंदाज से चलते रहें। कई गलतियाँ भी हुई होंगी, कहीं आगे भी बढ़ गए होंगे, और इसी तरह इंटरनल मामलात में भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं। और वो जो 2016 की बगावत थी उसमें उन्होंने बहुत अहम कामयाबी हासिल की। जो फ़ौज के एक तबके ने वहाँ बगावत की थी जुलाई में 2016 के, उसको एक तो फ़ौज के सरबराह ने उनको सपोर्ट नहीं किया, दूसरे ये कि आवाम ने और जो दीगर इदारतें पुलिस और ये, इन्होंने उसमें जो सिविलियन हुकूमत थी, अर्दोगान की हुकूमत थी, उसका भरपूर साथ दिया। और वो उस बगावत को, जो कि कहा जाता है कि वो अमेरिका में रहने वाले एक तुर्की फतहुल्लाह गुलन के ईमा पर वो चली थी, उसको उन्होंने क्रश कर दिया। और उस क्रश करने के दौरान कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हुई होंगी जिसके ऊपर इतराज़ किए जाते हैं कि वो इंसानी हुकूक़ और वो, लेकिन जब डेस्परेट मामलात हो जाते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये सारे पहलू हैं। बिल्कुल ये कोई आसमान से आई हुई हुकूमत नहीं है, ये गलतियाँ भी करेगी, चलती भी रहेगी। लेकिन इस वक्त जो मॉडल हमें नज़र आ रहा है इस्लामी दुनिया में, वो बेहतरीन मॉडल वही नज़र आ रहा है कि जिन्होंने अपने जो विरसे से ताल्लुक़ है उसको भी जोड़ना शुरू कर दिया। और उस सिलसिले में बड़ी अहम काम मैंने वो दौर देखा जब एक मस्जिद के बाहर एक औरत मेरी अहलिया के पास आके बैठ के रोने लगी, और मैं जब गया मैंने पूछा कि ये क्यों रो रही थी, तो उसने बताया मेरी अहलिया ने कि ये इसलिए रो रही थी कि उसने उसको हिजाब में देखा और देख के वो रोने लगी कि मैं ये हिजाब करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बीवी हूँ। वहाँ पे यहाँ तक के मामलात पहुँच गए थे, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। लेकिन ये तो एक सिम्बॉलिक चीज़ है। इसके अलावा पूरे माशरे में एक देखें, ये हमारे यहाँ भी जो जिनको हम कहते हैं मॉडर्निस्ट या सोशलिस्ट या लेफ्टिस्ट और ये सब, अगर मुसलमान है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत मौजूद रहती है। वो कभी आ जाती है। आपने बॉस्निया में देखा जी, वही लोग जो हराम हलाल का लिहाज नहीं करते थे, शराब हैं तो वो चल रही हैं, सूअर के गोश्त का कोई मामला नहीं था, लेकिन जब आके उनके नेबर्स ने उनको मारना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन तुम तो मुसलमान हो। इसी तरह ना वो हमें हमारी इस ख़ता को माफ़ करने के लिए तैयार हैं कि आपने कभी इस्लाम कबूल किया था, ना हमारा दिल कभी इसको मानता है। चाहे हम किसी तरफ भी निकल जाएं, हम रहते वो ही हैं, और वो वक्त आने पे हम पलट जाते हैं। यही जो बार बार पलट कर आना है ना, ये इस ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी जैसे कहा जाता है ना, ये एक ख़ास चीज़ है। और उसकी खैर वजूहात हैं कि इनके जो नसूस हैं, इनके जो कुरान है, इनको सुन्नत है, उसको अल्लाह ताला ने इस तरह प्रिजर्व कर दिया है कि उस तरफ हमेशा रुजू किया जा सकता है और वापस जाया जा सकता है। और यही तुर्की की कौम जो है इस तजुर्बे से गुज़र रही है। अब
हालिया दौर में जो एक वाक़या वहाँ पे हुआ, ख़ास तौर पे उस पर हम बात करके बात को अपनी ख़त्म करते हैं, वो हाजिर सूफिया का वाक़या था। और उसमें ये हुआ कि मैं वहाँ पे गया हूँ और उस ज़माने में वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बहुत ज़्यादा देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चीज़ें, कुछ सिम्बल्स पुराने जिसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था और तीसा की तस्वीर और वो चीज़ें थी वहाँ पे, उसको म्यूज़ियम की हैसियत दे दी गई थी कमाल अतातुर्क के दौर में। और अब उसको उनके लीगल प्रोसेस से गुज़र के, ये देखें ये इंटरनल मामलात हैं, बहुत ज़्यादा हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बात करनी है तो हम यहाँ के मामलात पे कर लें। ये उनके इंटरनल मामलात हैं, उनके लीगल सिस्टम के तहत उनको उसी को ओबी करना है और उसके तहत उन्हें ये एक चीज़ कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप इसको वो कर लें और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके वो कर रहे हैं। अब आप इसको तारीख़ी तौर पे अगर देख लें तो जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये शहर फ़तह किया था, ये कोई किसी माहदे के तहत फ़तह नहीं किया था। एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि हज़रत उमर फ़ारूक जब वहाँ गए, यरूशलेम गए, तो वहाँ पे उन्होंने मस्जिद वो चर्च में नमाज़ नहीं पढ़ी इस वजह से कि लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, उसकी जो भी वजूहत हैं जिस वजह से भी उमर फ़ारूक ने वो बात की। और लेकिन वो एक अलग सिनेरियो था। ये सिनेरियो ये था कि इसमें कई मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, बहुत अरसे से कुर्बान करते चले आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की उस पेशिंग गोई की को फॉलो करते हुए अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार बिल्कुल उसकी जो कुस्तुनतुनिया की सरहद से ज़रा सा वहाँ पे वाक़ है, और वो भी उसी जहाद के अंदर शिरकत के लिए तशरीफ़ ले गए थे और कई सहाबा ने, कई ताबईन ने वहाँ पे ये मार्कों में शिरकत की। और फिर वो जो एक देखिए पॉलिटिकल जो चीज़ थी उस ज़माने की, उसको भी जहन में रखना चाहिए। उस वक्त ये हो रहा था कि वो कुस्तुनतुनिया एक तरह का एक ऐसी स्टेट थी जो उनके समझें कि एक तौर था उनके जो साइड में टर्की के, जो वो इंस्टिगेट करता था तमाम जो उनके ख़िलाफ़ जो बगावतें होती थी और जो उनके बागी होते थे उनको पनाह देने के लिए और दीगर रियासतों को इस बात पे उकसाने के लिए कि इनको जो है कंट्रोल में किया जाए और दूर रखा जाए। तो वो एक मसला था जो कि तुर्की के लिए मुसलसल मौजूद रहा था। इसीलिए वो लोग इसको ओवरकम करने की कोशिश करते रहे। सुल्तान मुराद ने, उनके वालिद ने, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को उन्होंने भी कोशिश की और दीगर लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फ़तह सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ज़िम्मे ही उनके नसीब में रखी थी। वो फ़तह हो गई और जैसे मैंने कहा कि कई मुसलमानों की शहादतें हुई। अच्छा, अब चर्च का रोल देखिए, आप पूरे जो क्रूसेड्स को आप उठा के देख लें, क्रूसेड्स के अंदर जो चर्च का रोल है, जो पूरी इस उनकी जो क्रिश्चियनों का जहाद है एक तरह से, उसके लिए इंस्टिगेट करना और लोगों को तैयार करना और लड़ाइयों के लिए भेजना कि जेरूसलम तुमने फ़तह करना है। और जेरूसलम को फ़तह करने के लिए वो लोग जब निकलते थे तो वो रास्ते में जो तबाहियाँ करते थे, जेरूसलम तो पहुँचते ही नहीं थे, वो कभी कभी पहुँचते थे। एक बार ऐसा हुआ, गालिबन 1200 कुछ का वाक़या है ये, कि वो जेरूसलम के लिए निकले, तो जेरूसलम जाने के बजाय उन्होंने अपने ही भाइयों, क्योंकि एक तो रोमन कैथोलिक थे, दूसरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे जो कि कुस्तुनतुनिया में थे, तो उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे कब्ज़ा कर लिया और उसी के ऊपर अपना राज कायम कर लिया 50 सम ईयर्स। तो वो राज रहा कि आपस में क्रिश्चियंस जो है वो एक जो उसका जो फ़िरक़ा था उसने दूसरे फ़िरक़े को नीचे करके और कैथोलिक्स ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो ये सिलसिला सिर्फ मुसलमानों में नहीं, वो पहले से वहाँ पे हो चुका है एक दफ़ा। और उसके बाद फिर मुसलमानों ने जब उसको फ़तह किया, उस वक्त भी जो उस चर्च की जो हैसियत थी वो एक गवर्नमेंट के एक सेंट्रल पॉइंट की हैसियत थी और वहीं पे ये इनाग्रेशंस हुआ करती थी और वहीं पे जो थे ये जो शहंशाह था वहाँ का वो उसके वो अपने तकरीबात करता था और वहीं से ये सारी इंकरेजमेंट की जाती थी उनके डिफेंड करने के लिए। और वो एक तरह का पार्ट थे, वो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बैठ के सिर्फ बाइबल पढ़ी जा रही थी, वो एक तरह के इस पूरे इसकी जंग में वो शरीक थे। तो इस सब को देखते हुए ये एक फ़ैसला है। लेकिन बहरहाल अगर आप हम फ़िक़्ह का वो देख लें तो फ़िक़्ह में ये ज़रूर आता है कि जैसे जो इमाम अबू यूसुफ़ की किताब है जिसमें इन मामलात को देखा गया, उसमें वो फरमाते हैं कि ये इसकी इजाज़त है कि ऐसा किया जाए जबकि लड़के कोई शहर फ़तह की और उसकी ज़रूरत देखते हुए एक हाकिम जो फ़ैसला किया कर सकता है उस वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से। अब वहाँ पे क्या हालात थे
बाद में क्या हालात हुए उसके हिसाब से वो चेंजेस है। मैंने कहा कि दिस इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ टर्की, इसको ऐसा कोई इस्लामी मसला बना के, सारी दुनिया का मसला बना के, और यूनेस्को के अंदर वो मसला, यूनेस्को के अंदर दीगर मसाइल नहीं आए कभी भी स्पेन की मस्जिदों का जिक्र वहाँ पे नहीं हुआ, कभी भी आर्मीनिया की मस्जिद का वहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। मैं कोई इसको एक्सक्यूज़ नहीं पेश कर रहा, लेकिन मैं डाइकॉटमी आप देखिए ना कि आर्मीनिया के अंदर एक मस्जिद के अंदर सूअर बांधे जाते हैं, और बहुत मशहूर मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद है, उसका किसी को ख्याल नहीं आता। यही मामला आज़ादी का भी है। जब आज़ादी की तहरीकें चलती हैं तो साउथ सूडान तो सबको नज़र आ जाता है, ठीक है। वो इंडोनेशिया ने मशरक़ी तैमूर पे जो कब्ज़ा था उनका, वो तो सबको नज़र आता, उनकी आज़ादी भी मिल जाती, लेकिन फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती, कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती। इस मामले में दुनिया खामोश रहती है। तो ये क्या डाइकॉटमी है। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला पैदा हुआ कि जी इस्लामाबाद के अंदर एक मंदिर बना रहा है जहाँ पे कुछ गिनती के हिंदू जो वहाँ पे लोग रहते हैं, और उसके लिए हुकूमत उसको सपोर्ट करे, उसको फंड्स फराम करे, उसके लिए ज़मीन फराम करे। ये एक तरह का वो आपका माइंड सेट बताता है कि किस तरह का हमारा माइंड सेट हो गया है। हम सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया कभी भी आपसे खुश नहीं होगी। वो मैंने आपको बोस्निया की मिसाल दी कि वो बिल्कुल उनकी तरह बन गए थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे दादा तो मुसलमान थे। दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू लाइक दैट, यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स, यू हैव टू स्टिक टू योर विरसा। आपका जो हेरिटेज है, ये इस्लामिक हेरिटेज है, उसको छोड़ने से कोई काम नहीं बनेगा। अगेन कमिंग बैक टू दी टर्किश एक्सपीरियंस दैट दे आर हैविंग, इसके अंदर बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने के लिए। ये छोटे छोटे वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल पिक्चर है उसको जहन में रखें कि ये तुर्की जो है ये किस तरफ जा रहा है। देखिए उनके कुछ नेशनलिस्टिक आइडियाज़ हैं, वो बिल्कुल हैं, वो शायद आपके लिए उस तरह एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन उसमें जो चीज़ सीखने की है वो यही है कि अपने माजी से, अपने जो विरसा इस्लामी से आप अगर अपना रब्त कायम कर लेंगे, उसके बाद मॉडर्नाइज हो जाएं, उसके बाद हर चीज़ करते रहें, उसके तहत हर चीज़ करते रहें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात। थैंक यू वेरी मच।